अच्छा यार, आप इमरजेंसी रूम या आईसीयू में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वो हालत है जिसमें ब्लड प्रेशर 180/120 से अबव हो और उससे ज़्यादा उसके साथ किसी अहम अज़ा को भी नुकसान पहुंच रहा हो, जैसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं, जिनमें दिमाग में स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी करा रहा हो, या दिल पर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट हार्ट फेलियर करा रहा हो, एक्यूट किडनी इंजरी गुर्दों को नुकसान पहुंचा रहा हो, आंखों को पैपिलर एडिमा या रेटिनल हेमरेज के जरिए या एरोटिक डायसेक्शन करा रहा हो। उस सूरत में आप पहले 5 से 10 मिनट में इब्तदाई इक़दाम क्या करेंगे। सबसे पहले तो वही ABC वाले रूल यानी एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन वाली चीज़ें करेंगे, सही है। फिर उसकी कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे सही है। मॉनिटर लगा के मरीज़ को हार्ट रेट उसकी देखेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट उसको IV कैनोला लगाएंगे 2 बड़े, सही है। और फिर ब्लड प्रेशर को हर 5 से 15 मिनट में मॉनिटर करते रहेंगे। फिर ECG कराएंगे उसकी, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ उसको उस सूरत में लगाएंगे जब उसकी ऑक्सीजन 90 या 92 से कम हो, ठीक है। ज़रूरी टेस्ट कौन से करेंगे, CBC कराएंगे उसकी, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन सी यूरिनारी जिसे हम कहते हैं। फिर ट्रोपोनिन, अगर दिल का शक हो हमें कि इसको दिल में कोई मसला चल रहा है, या चेस्ट एक्सरे भी उसका कराएंगे, ECG कराएंगे उसकी, फंडोस्कोपी, CT ब्रेन अगर फालिज या दिमाग के अलामत भी हों तो CT एंजियोग्राफी कराएंगे उसकी, अगर एरोटिक डायसेक्शन का शुबा हो में। अब इलाज की बुनियादी असूल क्या है कि सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। सही असूल क्या है कि हमने मेन आर्टेरियल प्रेशर जो होती है उससे पहले 1 घंटे में 20 to 25% तक कम करेंगे। उसके बाद अगले 2 से 6 घंटों में हम ब्लड प्रेशर को तकरीबन 160 to 100 में अगर पहले है तो 110 तक ले आएंगे, सही है। फिर अगले 24 to 48 आवर में हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह तक उसे ले आएंगे। कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, पहली तरजीह हमें निकार्डिपिन से शुरू करेंगे, सही है। शुरू में 5 mg/h IV इन्फ्यूजन करेंगे उसकी, सही है। फिर हर 5 से 15 मिनट बाद 2.5 mg/h बढ़ाएंगे हम उसे। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 mg/h हम उसे देंगे। उससे क्या होगा, उससे फ़ायदे क्या हैं। इससे फ़ायदे ये हैं कि ये स्ट्रोक से बचाएगा, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी से बचाएगा और रीनल डिस्फंक्शन से बचाएगा उस पेशेंट को। फिर उसके बाद आ रहा है हम उसे लेबिटालोल देंगे बोलस। अब लेबिटालोल के बोलस जो देंगे हम 20 mg IV उसको देंगे। अगर ज़रूरत हो तो 40 mg हर 10 मिनट बाद, फिर 80 mg तक हम उसे ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी 300 mg हम उससे देंगे। यहाँ फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करेंगे उसके लेबिटालोल की, जैसे 0.5 से 2 mg/मिनट जो है ना हम उसे कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में रखेंगे। इसकी बेहतरीन इस्तेमाल ये स्ट्रोक में, प्रेगनेंसी में, इंट्राक्रेनियल हेमरेज में ये बेहतर होता है। और इसके बाद इसमें एहतियात जो हम करेंगे वो अस्थमा हो सकती है, सिवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकती है पेशेंट को, हार्ट ब्लॉक, एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में जो है ना उसमें इसकी बहुत एहतियात करनी होती है। फिर एक और ड्रग आ रहा है जिसे हम क्लेविडिपिन कहते हैं, 1 to 2 mg/h IV देंगे, बहुत तेज़ी से असर करती है ये। फिर उसके बाद नाइट्रोग्लाइसरीन का इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पर अगर पेशेंट को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तब हम नाइट्रोग्लाइसरीन शुरू करेंगे 5 mg/min। हर 3 से 5 मिनट बाद उसको मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। फिर आ रहा है एक और ड्रग जिसे हम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं, सही है। वो हम ICU में इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। उसके इस्तेमाल में 0.3 to 10 mg/kg/min। एहतियात उसमें क्या करने हैं, एहतियात ये करना है कि साइनाइड टॉक्सिसिटी वालों को नहीं देना है, रीनल फेलियर, लिवर डिजीज़, प्रेगनेंसी में इसकी परहेज़ है। फिर एक और ड्रग जिसे हम एस्मोलॉल बोलते हैं, उसे ख़ास तौर पर हम एरोटिक डायसेक्शन में देंगे। लोडिंग डोज की 500 mg/kg देंगे। फिर 50 to 200 mg/kg/min इन्फ्यूजन उसकी रखेंगे। मुख्तलिफ बीमारियों में जो कि पसंदीदा दवा दी जाती है वो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में नाइट्रोग्लाइसरीन, लूप डायरेटिक्स मसलन फुरोसमाइड या वॉल्यूम ओवरलोड हो। अगर इसी तरह एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम नाइट्रोग्लाइसरीन दे सकते हैं उसको, लेबिटालोल या इस्नोलॉल अगर मुनासिब हो। फिर अगर उसको एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है, सही है, तब हम उसे थ्रोम्बोलाइसिस हमें देनी होगी। तो उस वक्त हमें ये याद रखना होगा कि उसकी ब्लड प्रेशर 185 to 110 से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देनी अगर पेशेंट की BP 220 to 120 mmHg है। आमतौर पर ऐसी कंडीशंस में थ्रोम्बोलाइसिस को कम कर देनी होती है। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है तो अब डॉक्टर क्या करेगा, अब उसकी पेशेंट के BP को 220 से हम 140
mm मरकरी तक लाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि मरीज मुस्तहकम हो और मुसलसल मॉनिटरिंग दस्तियाब हो। एरोटिक डायसेक्शन की कंडीशन में ये वाहिद हालत है जिसमें ब्लड प्रेशर को तेज़ी से कम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हदफ हार्ट रेट की लेस देन 60 परमानेंट रखनी है, सही है, और सिस्टोलिक बीपी को 120 mm मरकरी से कम रखनी है तकरीबन, सही है, यानी 20 मिनट के अंदर हमने ये बैलेंस रखना है। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देने हैं उसको। बीटा ब्लॉकर्स के बाद फिर उसे वेज़ोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं। अब पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसे एक्लेम्पशिया है या सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है, तो अब उसको हम बेहतरीन अद्वियात में लेबिटोलोल, हाइड्रोलाजीन या ओरल नेफिडबिन पे ला सकते हैं। साथ में हमने उसे मैग्नीशियम सल्फेट देनी होती है। अब इन सारी टाइमों में किन दवाइयों से परहेज करनी है? सबलिंगुअल नेफिडबिन नहीं देनी, ठीक है। ओरल नेफिडबिन फौरी असर वाले कैप्सूल जो है वो भी नहीं देने, सही है। बीपी को हमने जल्द ही नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि और उसके बाद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की सूरत में क्लोनिडीन जो है ना, उसे इब्तदाई इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगर आईसीयू में आप पेशेंट को उसके लिए मुसलसल निगरानी क्या क्या करेंगे, उसमें हम ईसीजी की मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट को उसके देखेंगे, ग्रेटर देन 0.5 ml पर kg पर आर रखनी है। फिर उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, आर्ली ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके साथ फ्लूइड बैलेंस रखनी है। अब जो अहम एहतियात हैं वो क्या हैं? सिंपल अल्फाजों में हमने बीपी को एकदम से कम नहीं करानी ज़्यादा, सही है, वरना इस दौरान वो दिल और गुर्दों में खून की फराहमी कम कर सकता है, दिमाग की खून की फराहमी कम कर सकता है। अब इस पूरी वीडियो की जितनी भी तो सारी मैंने ट्रीटमेंट बताई, उसकी एक आम खुलासा बताता हूँ। सबसे पहले करनी क्या है कि पेशेंट को ABC की पहली जो वो थी मॉनिटर आपने वो की, फिर उसके बाद मॉनिटर करना है उसको IV एक्सिस मुनासिब वो उसमें 2 कैनुला लगा के, फिर उसके बाद उसकी ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं पहले घंटे में, और फिर उसके बाद उसकी मैप को 20 to 25% कम रखनी है, सही है। और आईसीयू में अगर ले गए तो उसको वजह के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करनी है, मखसूस इलाज करनी है, मुसलसल मॉनिटरिंग करनी है। मरीज़ को IV अद्वियात से ओरल अद्वियात पर लाने की कोशिश करनी है। एक बात याद रखनी है कि दौरान BP मॉनिटरिंग लेबिटोलोल को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी उस पेशेंट की BP कम करने की कोशिश की तब आप उसे कार्डिक अरेस्ट में ले जा सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा BP है तो उसमें वो कार्डिक शॉक में जा सकता है। शॉक को आप उधर वक्त के तौर पर शायद मैनेज कर पाएँ, लेकिन अगर पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला गया, आपने बहुत ज़्यादा BP लो करा दी, तब उस पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।